पढ़ना है, पर उससे पहले मैं सेंट्रल डोग्मा आपको बता देती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग ऑफ सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा एक्चुअली कहना चाहता है कि आपकी जो बॉडी है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। सो डीएनए आगे कैसे फर्दर वर्क कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है सेंट्रल डोग्मा। ये कहता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डीएनए से डीएनए बनता है जब भी सेल को रेप्लिकेट डिवाइड करना होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर जो डीएनए है इट मेक्स आरएनए, आरएनए बनता है, आप सबको जहाँ पता है, ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से बनता है प्रोटीन, इस चीज को ट्रांसलेशन कहते हैं, राइट। डीएनए से डीएनए इज रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन जब बन जाता है तो जाके आपकी बॉडी उस जीन का एक्सप्रेशन देती है। सो यानी कि इंफॉर्मेशन का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है हमारी बॉडी में। दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन फ्लोज इन आवर बॉडी। ये जो सेंट्रल डॉग्मा है इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक। जरूर याद रखेंगे सब लोग, फ्रांसिस क्रिक ने दिया। अब क्या कहते हैं कि क्या सारी ऑर्गेनिज्म सेंट्रल डॉग्मा को फॉलो करते हैं या कुछ एक्सेप्शनल केसेस है? तो बिल्कुल है एक्सेप्शनल केसेस। अगर हम वायरसेस की बात करें, जो वायरसेस होते हैं वो सेंट्रल डोग्मा को फॉलो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वायरसेस हैं, मैक्सिमम वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल है इनका वो तो आरएनए है, इनका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, वो यहाँ है, ठीक है। तो आरएनए है, तो अब ये क्या करेंगे? देखो प्रॉब्लम ये है कि आरएनए रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, आरएनए कांट रेप्लिकेट। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी जब आपने डीएनए आरएनए वर्सेस यानी उनका डिफरेंस पढ़ा होगा। सो द प्रॉब्लम इज द आरएनए कैन नॉट रेप्लिकेट। तो अब उसको कॉपीज बनानी है तो उसको रेप्लिकेशन चाहिए, तो वो क्या करेगा? पहले आरएनए डीएनए बनाएगा, उल्टा करेगा। डीएनए से आरएनए बनता था, अब ये आरएनए उल्टा जाके डीएनए बनाने का काम कर रहा है। डीएनए से आरएनए बनाना इज ट्रांसक्रिप्शन, सो आरएनए से डीएनए बनाना, दिस इज द अपोजिट प्रोसेस, so we call it a reverse transcription. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ज्यादातर वायरसेस, आपने एचआईवी की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, ज्यादातर वायरसेस क्या करते हैं? आरएनए से डीएनए बनाते हैं और फिर उस डीएनए को हमारी बॉडी के डीएनए के साथ या तो मिक्स कर देते हैं और फिर उसके साथ साथ उसकी कॉपीज बनती रहती। इस तरीके से वो रेप्लिकेट कर पाता है इजीली। तो यहाँ पर ये उल्टा चल रहा है, फिर डीएनए से वापस फिर ये फॉलो करेगा, पर एक बार तो वो उल्टा आया। इस चीज को टैमिनिज्म भी कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टैमिनिज्म, ठीक है। तो ये रिवर्स हो गया आपका। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट्रल डोग्मा क्या है, किसने दिया है, या फिर पूछा जाता है कौन से ऑर्गेनिज्म है जो सेंट्रल डोग्मा फॉलो नहीं करते, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। ओके चलो अब शुरू करते हैं हम लोग, हमारा जो मेन टॉपिक है, दैट टॉपिक इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो बच्चों द टॉपिक इज डीएनए रेप्लिकेशन। बड़ा ध्यान से समझना है आप लोगों को, क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपी बनना, यानी जब डीएनए से डीएनए की ही कॉपी बनती है तो इस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ न्यू कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम द पेरेंट डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। कहाँ होता है और कब होता है? तो आप सबको पता है, हम जो है यूकेरियोट है, हमारा जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है। तो जहां पर हमारा न्यूक्लियस है उसी के अंदर उसकी कॉपी बन जाएगी, उसका रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो मैं कहूंगी अगर यूकेरियोट है तो इसकी लोकेशन न्यूक्लियस है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में है, वहीं की वहीं ये अपनी दूसरी कॉपी भी बनाएगा। बट अगर यही केस में किसी प्रोकैरियोटिक सेल यानी किसी बैक्टीरियल सेल का लूं तो आपको पता होगा उसके अंदर न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा होता है, राइट।
तो ये कहाँ पर होगा, वो साइटोप्लाज्म में होगा। सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इट्स लोकेशन इज साइटोप्लाज्म। आप कभी कभी पेपर में नहीं दिया कि यूकैरियोट पूछे हैं या प्रोकैरियोट पूछा है, आपको दे दिया कि बताइए लोकेशन। तो या तो आप ऐसा करिए, आप प्रॉपर लिख दीजिए इन यूकैरियोट इट टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, या फिर आप न्यूक्लियस वाली चीज मेंशन कीजिए। अगर आप सिर्फ खाली साइटोप्लाज्म लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे कि साइटोप्लाज्म में हो रही है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ओके, अब दूसरी बात करते हैं हम सेल साइकिल। सेल साइकिल होती है जब भी किसी सेल को डिवाइड करना है, रेप्लिकेट करना है, अलग अलग फेजेस होते हैं। G1 फेज, S फेज, देन G2 फेज, देन इज द M फेज। यहाँ पर आपको पता है M में तो मेन माइटोसिस या मियोसिस जो भी होनी है वो हो जाएगी। G1 में मोनोमर बनते हैं। S इज नोन फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ DNA। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कब होगी, ड्यूरिंग ड्यूरिंग S phase of cell cycle. It takes place during S phase of cell cycle. तो ये कहाँ होती है, कब होती है, ये बात आपको पता चल गई। अब हम करते हैं होती कैसे, हाउ द डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ओके, तो चलो शुरू करते हैं प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन का। तो एक सीक्वेंस में बन पाए, इसीलिए मैं ये पीछे का सारा रख कर देती हूँ ताकि मैक्सिमम एक पार्ट पूरे प्रोसेस का हम यहीं पर मेंशन कर पाए। सो देखिए डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप सभी को पता है आपके पास है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये मान लीजिए मैं ऐसे बना रही हूँ, दिस इज योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक जा रहा है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा जा रहा है फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल नेचर में है तो ये इसी तरीके से होगा। अब आएगा एंजाइम जो इसको तोड़े। सबसे पहले आएगा एंजाइम हेलिकेज। याद रखो हेलिकेज एंजाइम, H फॉर हेलिकेज, H फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये जो हेलिकेज एंजाइम है इसका काम है हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को काटने का काम करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर कट हो जाएंगे तो ये चेन थोड़ी ओपन होने लगी, राइट, इस तरीके से कुछ ओपन होगी। डीएनए बहुत लंबा है, बहुत लंबा है ना, 2.2 मीटर्स का डीएनए है, आप सबको पता है। इतना लंबा डीएनए एक बार ओपन कर पाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा थोड़ा ओपन होगा धीरे धीरे करके। दूसरी बात, कहाँ से कट लगना शुरू होगा, वो हमेशा होगा ORI साइट पे। ORI का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पर ये ओरिजिन है वहीं से ये शुरू होगा। बायोटेक में भी आपने पढ़ा है, ध्यान रखो जिस में भी किसी डीएनए में अगर ORI नहीं है तो उसका रेप्लिकेशन कभी भी हो ही नहीं सकता। ORI है तो रेप्लिकेशन है, ORI नहीं है तो रेप्लिकेशन भी नहीं है। ओके, सो हमारा डीएनए थोड़ा सा ओपन हो गया, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड द 5 प्राइम। ये हो गया आपका हेलिकेज, जिसने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, ORI साइड पर अटैच होके और इसको थोड़ा ओपन करना स्टार्ट किया, राइट। अब दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए ये ऐसे है, बट आपको ये पता है आपस में हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर उसमें एडेनिन है तो इसमें आपका थायमिन रहा होगा, अगर उसमें ग्वानिन है तो इसमें आपका साइटोसिन रहा होगा। हमेशा अपोजिट होते, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आपने इसको अलग किया है, आपने इसको अभी अलग कर दिया, बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये दोनों ऐसे हैं फिर से चिपक जाएंगे, लाइक द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, दे विल गेट कनेक्टेड, ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे फिर से। तो हमें रोकना है ये दोनों फिर से कनेक्ट होके हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना ले अपने बीच। तो हम कैसे रोकेंगे, हम लोग एक एंजाइम लगाएंगे SSBP। SSBP का मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इन दोनों बेंड्स को आपस में अटैच होने से रोक लेगा। डन। चलो अब देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये यहां से यहां तो नहीं चिपकेगा, पर ये ऐसे सुपर कॉइल हो गया तो, यानी अपने ही अंदर मुड़ गया तो, ऐसे रोटेट हो गया तो, कॉइल हो गया तो, ऐसे हो गया ना, हो सकता है। तो उसको कैसे रोकना है, उसके लिए एंजाइम गायरेज, डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज, ये एंजाइम है जो सुपर कॉइलिंग को रोकेंगे। तो हमने गायरेज या टोपोआइसोमरेज दिए,
वो इसकी सुपर कॉइलिंग को रोक लेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, यानी हमने क्या कर दिया, हमने हमारे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ऐसे चिपका था, हमने उसको थोड़ा सा ओपन कर दिया है, और ये हमने ऐसे कर दिया कि ना ये चिपकेगा ना ये फोल्ड होगा, दोनों चीजों को रोक दिया, और इसको हमने ऐसे ही स्टेबल बना दिया। ठीक है, क्लियर है। अब हमें इस चेन को आगे बढ़ाना है। अब देखो इस चेन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हमें एक स्टार्टर चाहिए, कोई स्टार्टर की जरूरत है मुझे जो इस चेन को आगे बढ़ा पाए। दैट इज स्टार्टर वुड बी प्राइमर। स्टार्टर का नाम क्या होगा, प्राइमर। अब प्राइमर क्या चीज होती है, प्राइमर यानी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस। भाई आपका ये न्यूक्लियोटाइड है एक, यहाँ एडेनिन लगा है, यहाँ फॉस्फेट लगा है, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। सिमिलरली ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ मान लो ग्वानिन लगा है। सिमिलरली ये आपका तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये मान लीजिए यहाँ साइटोसिन लगा। सिमिलर वे में आपके सीक्वेंस चल रहे हैं। ऐसे ही आपका जो है 12 से आपका 20 न्यूक्लियोटाइड्स के अराउंड हो जाते हैं, उसको हम प्राइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, डीएनए प्राइमर। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारी बॉडी डीएनए प्राइमर नहीं बना पाती हमारी, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, जो हम पढ़ रहे हैं वो नेचुरली हमारे शरीर में हो रहा है ये प्रोसेस। तो डीएनए प्राइमर तो बॉडी बना नहीं पाती, वो क्या बनाएगी, वो आरएनए प्राइमर बनाएगी। यहाँ पढ़ा रही हूं मैं, बहुत सारे बच्चों का ध्यान सारी जगह है बोर्ड को छोड़ के, और ये टॉपिक तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा बोर्ड छोड़ दिया तो। बच्चे, डीएनए प्राइमर हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर सकती, नेचुरली जो बना पा रही है हमें वही यूज करना पड़ेगा। हमारी बॉडी बना पाती है आरएनए प्राइमर। अब डीएनए और आरएनए प्राइमर में क्या फर्क होगा, भाई शुगर यहाँ पर राइबोज होगी, यहाँ पर एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन होगा, और थायमिन नहीं होगा, उसकी जगह यूरेसिल होगा, ऐसा ही कुछ होगा। ऐसा एक प्राइमर हमारे साथ आ गया है, हमें उसको ऐड करना है। बहुत की पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत जरूरी पॉइंट क्या है कि प्राइमर जब भी ऐड होगा वो आपकी पेरेंट को टेम्पलेट भी कहते हैं, इस टेम्पलेट के हमेशा 3 प्राइम एंड पर ऐड होगा। ये टेम्पलेट है, इसका 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर प्राइमर ऐड होगा, दिस इज प्राइमर, मैंने ऐड किया है, विजिबल है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा प्राइमर, क्योंकि ये 5 है तो इसी को 3 मानेंगे, दूसरे साइड को ये आपका मैंने ऐड कर दिया प्राइमर। सो प्राइमर को ऐड करेंगे हमेशा, कहाँ कर रहे हैं, हमने ये ऐड किया है प्राइमर, कहाँ, ऑन 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट चेन। टेम्पलेट की 3 प्राइम एंड, यानी पेरेंट का 3 प्राइम होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो ये मैं समझाती हूँ, ये पेरेंट का 3 है, आपने यहाँ प्राइमर लगाया, तो ये कैसे बढ़ेगा, ये इस तरफ बढ़ेगा ऐसे। राइट, इसका 3 है तो इसका क्या आएगा, इसका 5 आएगा, ये ऐसे ही बढ़ेगा 5 से 3 की तरफ। तो रीजन ये है कि क्यों प्राइमर को 3 प्राइम एंड पे लगाया, क्योंकि जो न्यू स्ट्रैंड है वो हमेशा 5 से 3 की तरफ ही बढ़ता है। उसका भी रीजन क्या है, जो एंजाइम यूज होगा ना डीएनए पॉलीमरेज, वो पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा यहां से यहां जा सकता है। राखी, यू हैव टू आंसर मी। राखी मुझे एक बात बताओ, why we add primer on the 3 prime end, this is double stranded DNA molecule। इसमें हेलिकेज डाला, ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, उसने हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करने लग गया, फिर दोनों चिपक ना जाए इसलिए SSBP यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जोड़ा, फिर वो सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए गायरेज या टोपोआइसोमरेज जोड़ा। राइट, उसके बाद मैंने कहा अब ये सेपरेट हो गए, तो अब हमने पेरेंट के 3 प्राइम एंड पर हमने प्राइमर को ऐड कर दिया, पेरेंट के 3 प्राइम एंड। अब ये रेट ऐड हो गया, अब आ रही है इसके न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के आगे बढ़ने की। तो न्यूक्लियोटाइड यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया आपका, इसको मैं क्या कह सकती हूँ, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट यानी AMP। राइट, ऐसे ही ग्वानिन आ जाएगा तो GMP बन जाएगा, ऐसे ही थायमिन आ जाएगा तो TMP बन जाएगा, साइटोसिन होगा तो CMP बन जाएगा। राइट, इस तरीके से ये सारी चीजें आपके प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में पड़ी हुई है। ये न्यूक्लियस में खूब सारा ये वाला पड़ा है, खूब सारा G वाला, खूब सारा T वाला, खूब सारा
आपका सी वाला डला हुआ। अब जो पॉलीमरेज है उसका मतलब है इसमें से चूज कर करके वहां ज्वाइन करें। पर प्रॉब्लम एक ये है कि जब इसको, ये बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना, थोड़ी सी टेढ़ी बात ये है कि इसको ऐड करने के लिए एनर्जी चाहिए और डायरेक्टली ये एटीपी को यूज नहीं कर रहा, तो एक स्टेप जो इससे हटके थोड़ा करना पड़ रहा है। ये एक तरफ रेडी है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये जो आपका एएमपी है उसको एटीपी की मदद से कन्वर्ट किया जा रहा है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, यानी 2 फॉस्फेट और लगाए जा रहे हैं। ये 2 फॉस्फेट कहां से लिए, ये 2 फॉस्फेट एटीपी से लिए। अगर उसके पास था जीएमपी तो ऐसे ही उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, जीटीपी में, मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बना रहा है। उसका रीजन क्या है, क्यों हमें ट्राइफॉस्फेट बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आगे उसकी जरूरत पड़ेगी, आगे आप देखोगे कैसे पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज फॉस्फोराइलेज एंजाइम और एटीपी की मदद से हमने अपने मोनोफॉस्फेट्स को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली सीएमपी है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सीटीपी में, आपका टीएमपी है थायमिन मोनोफॉस्फेट, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टीटीपी। यहाँ पर हमने इन सब को एक्टिवेट कर दिया है। दिस इज एक्टिवेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये सब अलग हो रहा है, ये सब तो वहां रखा है न्यूक्लियस में, साथ के साथ ये ऐसे थे, इनके साथ साथ ये और लगना स्टार्ट हो गया। ये अब रेडी है, अब इनको जोड़ना है, ठीक है। अब एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज। उस पॉलीमरेज का काम है इनमें से चूज करें किसको जोड़ना है। मान लो आपका जो डीएनए है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, मान लीजिए ये जो आपका डीएनए अभी थोड़ा सा अलग हुआ है, इस डीएनए के अंदर यहाँ पर क्या था, 5 प्राइम एंड था, यहाँ 3 प्राइम एंड था, यहाँ प्राइमर जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर एक और अगला न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है, यहाँ प्राइमर था, यहाँ अगला न्यूक्लियोटाइड। तो ये डिपेंड करेगा, अगर यहाँ पर एडेनिन वाला है तो यहाँ कौन सा वाला न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, जिसमें थायमिन है। अगर यहाँ ग्वानिन है तो साइटोसिन वाला जुड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ेगा। तो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 होते हैं, यहाँ पर जो काम करेगा वो डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, वो डीएनए पॉलीमरेज 3 इन चारों में से चूज करेगा कि मुझे किसको ज्वाइन कराना है। मानो मैंने कहा यहाँ ए वाला है तो उसको ये चाहिए टी वाला, टीटीपी चाहिए, है ना। तो वो क्या करेगा, टीटीपी को यहाँ जोड़ेगा। पर जुड़ता तो क्या है, जुड़ता तो हमेशा मोनो है, तो जोड़ते टाइम ये उसको वापस तोड़ेगा, ट्राई से वापस मोनो बनाएगा, 2 फॉस्फेट अलग करेगा। फायदा क्या हुआ फिर इसका, फायदा ये हुआ कि यहाँ पर निकलेगी खूब सारी एनर्जी और उसी एनर्जी की मदद से बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो इस एनर्जी की मदद से जो ट्राइफॉस्फेट के मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होने की वजह से बना। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वो होगा पायरोफॉस्फेट या पायरोफॉस्फेटेज। एंजाइम इज पायरोफॉस्फेटेज। So due to the help of enzyme pyrophosphatase, the triphosphate will get converted into the monophosphate और टूटेगा पायरोफॉस्फेट अलग और निकलेगी खूब सारी एनर्जी। तो डीएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड देख के इस चेन को ऐसे आगे बढ़ाएगा, ये वाला इस तरफ आगे बढ़ाएगा, ये इस तरफ आगे बढ़ाएगा, ऐसे इनके बीच बॉन्ड एस्टैब्लिश करता चलेगा। इस चीज को ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड डाल के चेन इलोंगेट करने की एक्टिविटी को पॉलीमरेज एक्टिविटी कहते हैं। दिस इज पॉलीमरेज एक्टिविटी। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 ने पॉलीमरेज एक्टिविटी 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में की, राइट। सबको समझ आ गया यहाँ तक। अब धीरे धीरे चेन और खुलेगी, ऐसा नहीं है कि ये लोग रुक गए, ये अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम करते जा रहे हैं। हेलिकेज ने इसको थोड़ी देर में थोड़ा सा और ओपन कर दिया, मान लो यहाँ तक ओपन, यहाँ तक ओपन, पहले तो सिर्फ यहाँ तक ओपन था, अब इतना और ओपन हो गया। फर्क क्या पड़ेगा इसके अंदर,